हेलो डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम पढ़ रहे थे जियोलाइट्स के बारे में। ठीक है, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। जियोलाइट के अंदर क्या था कि जो आपके एल्यूमिनियम जो आपके सिलिकेट्स होते हैं, सिलिकेट्स जैसे SiO4 नेगेटिव, तो सिलिकेट्स कंटेन करेगा 4 पॉजिटिव आयन। तो इस कैटायन के प्लेस पे अगर हम एल्यूमिनियम को रिप्लेस कर दें तो उनको एल्यूमिना सिलिकेट बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं जियोलाइट सिलिकेट। अब ये 3 पॉजिटिव चार्ज है, ये 4 पॉजिटिव चार्ज है, तो 1 पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे कोई भी सोडियम पोटाशियम आयन ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, सोडियम पोटेशियम आयन ऐड कर दिया जाता है, तो इनको हम बोलते हैं जियोलाइट। अब क्या होता है कि एक मेटल एटम को निकाल के दूसरी मेटल एटम एल्यूमिनियम डाल ऐड करने की वजह से उसकी प्रॉपर्टी अलग हो जाती है। यहाँ पे आपका क्या होता था, सिलिकॉन एटम, इसका एग्जांपल मैंने दिया था KAlSi3O8। ठीक है, अब इसके अंदर क्या था, एक सिलिकॉन एटम के प्लेस पे हमने पोटाशियम 3 पॉजिटिव चार्ज कंटेन करेगा एल्यूमिनियम, 1 पॉजिटिव चार्ज करेगा पोटाशियम, तो वो फोर्स एक सिलिकॉन एटम के प्लेस पे हमने ये वाला पोर्शन ऐड कर दिया था, इसको बोलेंगे जियोलाइट। अब इस एक पॉजिटिव 4 पॉजिटिव चार्ज को हटा के ये वाला डालने की वजह से इसकी जो प्रॉपर्टी है ना डिफरेंट हो जाती है। एक डिफरेंस आता है कि इसकी एब्जॉर्प्शन पावर काफ़ी हाई हो जाती है, सेकंड क्या होता है कि ये डालने की वजह से इसकी ओपन स्ट्रक्चर बन जाती है, ओपन स्ट्रक्चर बनने की वजह से इस स्ट्रक्चर के अंदर कैविटीज़ आ जाती हैं, और वो कैविटी स्मॉल कैविटीज़ होती हैं, बिग कैविटी नहीं होती है, स्मॉल कैविटीज़। ठीक है, उसी कैविटीज़ की वजह से इसके अंदर एक प्रॉपर्टी आती है, तो उस कैविटी का क्या करेगा, जब भी उस कैविटीज़ के अंदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाते हैं, जब भी जियोलाइट्स के अंदर से कुछ भी डाला जाता है, उसके मान लो कि कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, उसके अंदर जियोलाइट डाला गया है, तो जियोलाइट के अंदर क्या होती है, स्मॉल कैविटी। उस स्मॉल कैविटी क्या करेगा, सॉल्यूशन के अंदर जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे, स्मॉल आयंस होंगे, ठीक है, वो उस कैविटी के अंदर रुक जाते हैं, वो उस कैविटी को हैंडल कर देते हैं, तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स उसके अंदर हैंडल हो जाते हैं। ठीक है, इसकी एक मेन प्रॉपर्टी है, जो कि ये प्रॉपर्टी यूज होती है आयन एक्सचेंजर के अंदर, जो वाटर को सॉफ्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपने लिया है, एक जियोलाइट लिया है, जियोलाइट जिसके अंदर है जो सोडियम कंटेनिंग जियोलाइट है। ठीक है, सोडियम कंटेनिंग जियोलाइट है, उसके अंदर मैंने हार्ड वाटर डाला, हार्ड वाटर, आपको पता है हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम आयंस होते हैं, मैग्नीशियम आयन होते हैं। जो हार्ड वाटर यूज़ करने के लायक नहीं होता, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको हमें सॉफ्ट करना पड़ता है, तो वाटर सॉफ्टनिंग के लिए जियोलाइट का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बिग रोल होता है। तो जियोलाइट जिसने कंटेन किया हुआ है सोडियम, आप इसके अंदर हार्ड वाटर डाला, तो इसके अंदर क्या होता है कि जब इसके अंदर हार्ड वाटर डाला जाता है जियोलाइट के अंदर, अब सोडियम का आयन क्या होगा, बड़ा, और मैग्नीशियम और कैल्शियम का आयन होता है छोटा, साइज होता है छोटा, तो क्या करेगा, जो जियोलाइट है वो कैल्शियम आयंस को अपने अंदर अटैच कर लेता है, तो जो जियोलाइट बनेगा वो कौन बनेगा, कैल्शियम कंटेनिंग। और जो सोडियम आयन होता है, जो कैविटी के अंदर था, वो पिग आयन है, तो यहाँ से सोडियम आयन निकल जाएगा, तो रिलीज ऑफ सोडियम आयन। तो ऐसे है ना, क्या होता जाएगा कि जियोलाइट को हम यहाँ से निकाल लेंगे, और वो वाटर क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम की इम्प्योरिटीज़ निकल जाती है। अब बात आती है, एक दो टर्म आता है, एक तो सैचुरेटेड टर्म आता है और एक अनसैचुरेशन का आपने ऑर्गेनिक के अंदर पढ़ा होगा, इसको बोलोगे अनसैचुरेशन और इसको बोलोगे आप सैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड मतलब उसके अंदर कोई और चीज़ ऐड ना हो सके, अनसैचुरेशन इस बॉन्ड को ब्रेक करके कोई और चीज़ ऐड हो जाए। और इन जनरल टर्म के अंदर हम एग्जांपल लेते हैं कि मान लो आपके पास 1 ग्लास वाटर है, उसके अंदर इतनी अमाउंट ऑफ शुगर ऐड करें कि और शुगर ऐड ना हो पाए, तो उसको बोलोगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब किसी भी सोल्यूट की इतनी अमाउंट उस सॉल्यूशन के अंदर हो जाए कि और वो ऐड ही ना हो पाए, तो उसको बोलोगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो हियर वही टर्म आती है कि अगर जब आपका जियोलाइट सैचुरेटेड हो जाता है, मतलब जितने नंबर ऑफ आपके सोडियम्स के सोडियम के आयंस होते हैं, जितने नंबर ऑफ आयंस होंगे, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम की इम्प्योरिटी
को रिप्लेस करके आ जाते हैं तो वो जियोलाइट सेचुरेटेड हो जाता है, ठीक है। अब उसको भी आप क्या करोगे, बेरिन के साथ जब ट्रीट करोगे ना तो वो क्या करेगा कि इसको रिजनरेट हो जाएगा। तो बेरिन के साथ जब ट्रीट करोगे कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस निकल के वहीं से सोडियम आयन वाला स्टार्ट होके रिजनरेट हो जाता है। तो आप क्या करोगे, एक बार जियोलाइट सेचुरेटेड होने के बाद, सेचुरेशन का मतलब नंबर ऑफ ऑल सोडियम आयन इज रिप्लेस्ड बाय द कैल्शियम आयन, तब उस जियोलाइट को ट्रीट किया जाता है बेरिन के सॉल्यूशन के साथ, बेरिन जियोलाइट के साथ। तो वो जियोलाइट हो जाएगा रिजनरेशन। तो इस प्रोसेस, जब किसी भी जियोलाइट को दोबारा यूज करने के लिए बेरिन के सॉल्यूशन या बेरिन जियोलाइट के साथ ट्रीट किया जाता है तो इसको बोलोगे परमिटेड वाटर सॉफ्टनिंग प्रोसेस या वाटर सॉफ्टनिंग, ठीक है। तो बेरिन के सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करने की वजह से वो जियोलाइट फिर से रिजनरेट हो जाता है, रिजनरेशन ऑफ जियोलाइट। तो ये था जियोलाइट की डेफिनेशन एंड जियोलाइट की प्रॉपर्टी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब आपके सिलेबस के अंदर है सिलिकन्स, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टी और यूज। सिलिकन्स के कुछ मेथड्स एंड प्रिपरेशन हैं और कुछ प्रॉपर्टी और यूजेस। तो इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे सिलिकन्स की प्रॉपर्टीज। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलिकन्स के स्ट्रक्चर सब इम्पोर्टेंट्स हैं और मोस्टली सिलिकन्स के स्ट्रक्चर के अंदर से ही क्वेश्चन आता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हाइड्राइड ऑफ सिलिकेट्स, हाइड्राइड ऑफ सिलिकन्स, सॉरी सिलिकेट नहीं सिलिकन्स, हाइड्राइड ऑफ सिलिकन। तो हाइड्राइड ऑफ सिलिकन को आप सिलेन्स बोलते हो। तो फर्स्ट है हाइड्राइड ऑफ सिलिकॉन, सिलिकॉन्स इज कॉल्ड सिलेन, EN, ठीक है। हाइड्राइड आप नेम से ही इंडिकेट हो गया है कि हाइड्राइड ऑफ सिलिकन का मतलब सिलिकन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड, ठीक है। कंपेयर टू कार्बन ये लिमिटेड नंबर ऑफ सेचुरेटेड हैलाइड्स बनाते हैं, विच हाइड्राइड बनाते हैं, ठीक है। तो सिलिकन SHI4 इसको बोलोगे सिलेन, देन Si2H6 डाई सिलेन, Si3H8 ट्राई सिलेन, Si4H10 टेट्रासिलेन। ऐसे ही चलता जाता है, जैसे आपकी कार्बन की ऑर्गेनिक में चेंज चलती है ऐसे ही इसकी सिलिकन की इनऑर्गेनिक में चलती है, बट ये नंबर ऑफ लिमिटेड बनाते हैं, कार्बन के मैनी बनते हैं। Si4H2n+2 ये इसका जर्नल फॉर्मूला होगा, ठीक है, फॉर्मूला है। ये हो गया आपके हाइड्राइड ऑफ सिलिकन। अब आती है बात प्रिपरेशन की, इनको प्रिपेयर कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट प्रिपरेशन आएगी सिलिकन को ना, जब अगर सिलिकन आर फॉर्म्ड सिलेन्स आर फॉर्म्ड बाय एसिटिक हाइड्रोलिसिस, जब मैग्नीशियम की रिएक्शन की जाती है सिलिकन से तो मैग्नीशियम कंटेनिंग सिलिकॉन बनता है। अब उस मैग्नीशियम कंटेनिंग सिलिकन की रिएक्शन की जाएगी एसिड के साथ, मीन्स एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने के बाद फॉर्मेशन होती है हाइड्राइड ऑफ सिलिकन्स, मीन्स सिलेन की। अब ये नंबर ऑफ हायर सिलिकन्स में सिलेन्स के अंदर कन्वर्ट होते जाते हैं और इनकी परसेंटेज वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। जैसे फर्स्ट ले आपका था सिलेन हाइड्राइड जो कि 40% के अंदर बनेगा, देन 30%, देन 15%, ठीक है। तो हायर सिलेन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो पहले मेटल की रिएक्शन करवाते हैं सिलिकन के साथ, देन फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम सिलिकेट, देन उसकी रिएक्शन करवाएंगे आप एसिटिक हाइड्रोलिसिस। तो पहला है एसिटिक हाइड्रोलिसिस, फर्स्ट प्रिपरेशन है बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस,
की रिएक्शन होने के बाद फॉर्मेशन होता है सिलेन हाइड्राइड्स की। अब सेकेंड रिएक्शन आती है, सिलियंस आर फॉर्म्ड बाय द सिलिकन टेट्राक्लोराइड। मीन्स सिलेंस को हम फॉर्म करेंगे सिलिकन की सब्स्टिट्यूट टेट्राक्लोराइड्स या टेट्रा आयोडाइड्स मीन्स हैलाइड से। जब हैलाइड्स की रिएक्शन की जाती है बाय हैलाइड्स, ठीक है, बाय हैलाइड्स, जब सिलेन की रिएक्शन की जाती है, सिलिकन टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन की जाती है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। हियर 3 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज होंगे। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कराई जाती है, वो होंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम हाइड्राइड। ये आपके स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। जब हैलाइड सिलिकन हाइड्राइड की रिएक्शन की जाती है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, फॉर्मेशन होती है हाइड्राइड ऑफ सिलिकन विद बाई साइड प्रोडक्ट। जैसे आप मैंने रिएक्शन करवाई है सिलिकन हाइड्राइड की हैलाइड की विद सोडियम हाइड्राइड, then formation of higher silane takes place with 8 molecules of sodium chloride. 8 molecules of sodium chloride. थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जब सिलिकॉन की रिएक्शन करवाए एसिड के साथ विद प्रेजेंस ऑफ द कॉपर इन फॉर्म ऑफ द कैटालिक अमाउंट। यहाँ पे जो कॉपर काम करेगा वो कैटालिस्ट के फॉर्म में काम करेगा, और ये डायरेक्ट रिएक्शन होती है, मीन्स बाय डायरेक्ट सिलिकॉन की रिएक्शन करवाई है एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ए कॉपर, जो कि काम करेगा कैटालिस्ट का, तो फॉर्मेशन होगी हाइड्राइड ऑफ सिलिकन सिलेन्स। ठीक है, यहाँ पे ऐसे फॉर्मेशन होती जाएगी। ये थी 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सिलेन। नाउ प्रॉपर्टीज। अब सिलेंस की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है कि जितने भी सिलेंस होते हैं वो कलरलेस गैसेज होते हैं और वोलेटाइल लिक्विड होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्या होगा? कलरलेस गैसेस एंड हायर सिलेंस जो भी प्रेजेंट होंगे लिक्विड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। सेकंड आपका आएगा जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है सिलेंस का, वो इंक्रीज होता जाएगा विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिलेंस इंक्रीज होता जाएगा विद नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम। मीन्स जिसके अंदर 1 सिलिकॉन एटम है और कंपेयर्ड विद जिसके अंदर 4 सिलिकॉन एटम है, 4 सिलिकॉन एटम वाले का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा कंपेयर टू वो सिलेन जिसके अंदर 1 सिलिकॉन एटम। थर्ड स्टेबिलिटी के ऊपर आते हैं। स्टेबिलिटी, अब क्या होता है कि जो सिलिकॉन हाइड्राइड है फर्स्ट SiH4 जो कि फर्स्ट ही है सिलेन, वो रूम टेम्परेचर के ऊपर स्टेबल होता है, स्टेबल एट रूम टेम्परेचर के ऊपर स्टेबल होगा। बट जो हायर सिलेंस होंगे वो अनस्टेबल होंगे एट रूम टेम्परेचर। हायर सिलेंस आर अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, अब थर्मल स्टेबिलिटी इनकी है ना डिक्रीज होती जाती है विद इंक्रीजिंग द चेन लेंथ। मीन्स थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग द चेन लेंथ एंड नंबर ऑफ सिलिकॉन। चेन लेंथ तभी बढ़ेगी जब नंबर ऑफ सिलिकॉन आइटम बढ़ेगा। तो थर्मल स्टेबिलिटी इसकी होगी डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग चेन लेंथ।
अब फोर्थ प्रॉपर्टी आती है एक्शंस ऑफ एयर एंड ऑक्सीजन। आपको पता है जितने भी आपने सिलिकेट्स पढ़े हैं सबकी ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग है, तो इसकी वजह से एक्शंस ऑफ एयर एंड ऑक्सीजन, तो ये क्या होगा, एक्सट्रीमली रिएक्टिव होंगे। रिएक्टिव एक्सप्लोसिव मिक्सचर होगा विद एयर एंड ऑक्सीजन के साथ। अब एक्शन, फिफ्थ प्रॉपर्टी आती है एक्शन ऑफ वाटर। जो प्योर सिलिकन के जो अपरेटस होते हैं, सिलिका का अपरेटस होता है, तो डाइल्यूट एसिड और प्योर वाटर के साथ रिएक्शन नहीं होगी। प्योर सिलिका के अपरेटस की डाइल्यूट एसिड और प्योर वाटर के साथ रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है। और ये इमीडिएटली हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं एल्कली सॉल्यूशन के अंदर। Si4 एल्कलाइन सॉल्यूशन NaOH वाटर के अंदर एल्कलाइन सॉल्यूशन लिया है इसका, और ये इमीडिएटली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं विद रिलीजिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस। ना सेवेंथ प्रॉपर्टी रिड्यूसिंग एजेंट। जो सिलेंट्स होते हैं वो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट्स का भी काम करते हैं, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग, नॉट एज ए नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट, दे एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो ये क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। मीन्स इतने स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ये सिल्वर नाइट्रेट को, जो कि एक साल्ट होगा, उसको डायरेक्ट मेटालिक सिल्वर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, मेटालिक सिल्वर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इतने ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की फॉर्म में ये काम करते हैं, ठीक है। अब एक रिएक्शन आती है प्रॉपर्टी के अंदर हाइड्रोसिलेशन के नाम से, जो कि एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, हाइड्रोसिलेशन रिएक्शन, SiHCl3 की रिएक्शन करवाई जाती है। ये सब्स्टिट्यूट है सिलेन का। यहाँ पे जैसे आपका फर्स्ट सिलेन था SiH4, एक हाइड्रोजन आयन रिलीज हुआ, 1 क्लोराइड आयन, देन सेकंड, थर्ड एंड देन फोर्थ, थर्ड देन कम थर्ड। तो रिएक्शन करवाई जाती है एल्कलीन के साथ इन ए कैटलिस्ट, प्लेटिनम कैटलिस्ट। तो फॉर्मेशन होती है चेन की, RCH2 CH2 SiCl3, फॉर्मेशन होती है चेन की। अब होता है एक प्रॉपर्टी में एक्शंस ऑफ हेलोजन। जब सिलेंस की हेलोजन्स के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो क्या होता है, तो आपका सिलेंस इधर रिएक्शन करवाई गई ब्रोमीन से, तो इसमें क्या होगा, 1 हाइड्रोजन एटम रिलीज होके Br से HBr की फॉर्म में निकल जाएगा एंड इसका ही सब्स्टिट्यूट बन जाएगा SiH3Br प्लस में HBr, और ये प्रोसेस कंटिन्यू होगी टिल द ऑल हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड हो जाएंगे। तो देन ऐसे ही प्रोसेस कंटिन्यू होने के बाद आपका एक प्रोडक्ट बन जाएगा ऐसे ही Br3 प्लस में, मीन्स यहाँ पे इसके हाइड्रोजन आयन रिप्लेस्ड होते जाएंगे। ऐसे कंटिन्यू रखना है SiH3 Br प्लस में Br2 देन से इधर इधर, ठीक है। तो अब मीन्स यहाँ पे आपका हेलोजन कौन सा था, प्रोपीन। अगर यहाँ हेलोजन मैं क्लोरीन ले लेती हूँ तो ये रिएक्शन हाईली एक्जोथर्मिक हो जाती है, एक्जोथर्मिक, ठीक है। ये हाईली एक्जोथर्मिक की फॉर्म में काम करती है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिलिकन्स के बारे में, और 2-3 क्वेश्चंस हैं वो भी करेंगे कि इसके स्ट्रक्चर कैसे होती है, देन फ्लोरोकार्बन्स एंड देन उसके बाद आपका आएगा कार्बाइड्स। इन 3 टॉपिक के बाद दिस फैमिली विल बी ओवर्ड हो जानी चाहिए, और फिर हम चलेंगे नेक्स्ट फैमिली के ऊपर। थैंक यू।